बदलाव है ना, ये देश को बदलेगा, ये देश के भविष्य के भारत का निर्माण करेगा और 2047 में जो विकसित भारत बनाने की बात। एक तस्वीर मैं अभी दिखा देता हूं। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की पहली तस्वीर सामने आई है। अब यहाँ पे सब हर चर्चा में है देवेंद्र फडणवीस का नाम, और इसी बीच इनकी पहली तस्वीर आई है। और ये शायद जो रुझान अभी बहुत पॉजिटिवली बीजेपी को बड़ा फिगर के साथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, बड़े फिगर के साथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस एक मुख्य चेहरे के तौर पर सामने हैं। और मैं अपने सहयोगी पंकज मिश्रा का भी रुख करूंगा मुंबई में, क्योंकि वहाँ की तस्वीर में जो है ना, ये फिलहाल आतिशबाजी, मिठाइयाँ बांटनी ये शुरू हो चुकी है। पंकज, ये जो बीजेपी कह रही थी उस कैलकुलेशन के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। क्या ग्राउंड रियलिटी के साथ बीजेपी ज़्यादा जुड़ी, या फिर ये कहें कि दूसरी तरफ जो गठबंधन था महाविकास अघाड़ी का, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर रही, या सिर्फ जिम्मेदार ईवीएम को अब जिस तरह से ठहराया जा रहा है कसूरवार ईवीएम ही है? देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूं और तमाम तरह की चीज़ें और तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि उनके जो घर में जो काम करने जो महिला आती है, उनसे जब उन्होंने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो महिला ने कहा कि मैं उसको वोट दूंगा जिसकी वजह से मेरे घर में 1500 रुपये अब हर महीने आने लगे हैं। तो फिर सामने से किसी ने कहा कि ये तो 1500 आ रहे हैं, अगर महाविकास आघाड़ी आती है तो 3000 आएंगे। तो महिला ने जवाब दिया कि ये उन्होंने तब क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार थी, अब क्यों कह रहे हैं कि हम 3000 देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखा था कि हमें किसको वोट देना है, किसके साथ होना है। तो ये जो लाइन है, ये जो लोगों की सोच है, वो बीजेपी के पक्ष में गई है। और यहाँ पर किस तरह का माहौल है ये आपको मैं दिखाता हूँ। जो जश्न यहाँ पर चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हर तरफ यहाँ पर जो है वो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और पार्टी मुख्यालय के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है ये मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं। विनोद तावड़े चुनाव के ठीक पहले किस तरह से विनोद तावड़े को लेकर इल्जाम लगे, पैसे बांटने के आरोप लगे और किस तरह का माहौल बनाया गया था वो भी हमने देखा था। विनोद तावड़े कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं और ये देखिए पूरे बीजेपी ऑफिस को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, हार फूल से सजाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचेंगे, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बीजेपी के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है और इस जीत का जश्न जो है वो अब यहाँ पर मनाना शुरू हो चुका है। तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं जलेबियां बट रही है तो कहीं लड्डू बट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यालय में किस तरह से जो है वो मुख्यालय को सजाया जा रहा है। हर तरफ जो है वो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। सामने स्क्रीन पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का यकीन था, खासतौर पर जो लाड़की बहन योजना का जो रिजल्ट रहा, लाड़की बहन योजना ने जिस तरह से एमपी में रिजल्ट दिया, जिस तरह से हरियाणा में इसका नतीजा रहा, वही वहां पर एक सफल प्रयोग के तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल पंकज, आएंगे आपके पास। एनके सर, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो अब तक वोट प्रतिशत के आंकड़े हैं वो मैं थोड़ा आप लोगों से दोनों से समझना चाहूंगा। शरद पवार की जो एनसीपी है उसका वोट प्रतिशत अभी तक के हिसाब से 1% बढ़ा है, घटा नहीं है। अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसका 6% वोट बढ़ा है। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका 7% वोट घटा है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका वोट प्रतिशत लगभग सेम है जितना उन्होंने 2013 में 2024 के लोकसभा चुनाव में हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 5% घटा है। मतलब अभी तक का जो ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा है इसमें सबसे बड़े लूजर हैं उद्धव ठाकरे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़े गेनर हैं अजीत पवार। ये देखिए, जब हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो सीट से वो नहीं होता है, क्योंकि सीट कई बार होता है कि आपके वोट परसेंटेज घट जाते हैं, सीटें बढ़ जाती हैं। ये अजीब सा पैराडॉक्स है हमारे पीटीपी सिस्टम का। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वोट परसेंटेज जो दिखा रहे हैं, अगर इसमें 5% कम हुआ है तो ये क्लियर केस है कि उद्धव ठाकरे के पॉलिटिक्स को, उद्धव ठाकरे का 7% कम हुआ है, वही 7% उद्धव और 5% कांग्रेस का, ये एक बड़ा क्वांटम ड्रॉप है। और इसको इस तरह देखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे का ये कहना कि उनके साथ धोखा हुआ वगैरह वगैरह जो हम सब ने कहा,
कि उस समय ये हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो दो चीजें यहां पे हो गई। अब जो ये मठाधीशी थी जो पिता के नाम पे उद्धव ठाकरे की थी, वो अब शायद खत्म हो रही है, और आप देखेंगे अचानक एक नाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस का अगर ये कम हो रहा है तो ये नेशनल लेवल पे सोचने की चीज है कि आखिर क्यों कांग्रेस का कम हुआ है। और वहीं पे बीजेपी का अगर आप देखेंगे, बीजेपी का परसेंटेज भी बढ़ा है, टैली भी बढ़ी है, तो और बीजेपी उस हालत में सर, है। मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं जिसमें आप उद्धव ठाकरे की चूंकि बात कर रहे थे, ऐसा तो नहीं इनको नुकसान इस वजह से भी हुआ क्योंकि वो उनकी पार्टी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के साथ थी और इस बार ये ट्रांसफॉर्म करते दिखे ना, ये वो हिंदुत्व वाली छवि लेके चल पाए, दूसरी तरफ आप सेक्युलर बनने की कोशिश में मार खा सही गए। कहा आपने। असल में कांग्रेस की भी यही प्रॉब्लम है कि आप उधर भी जाते हैं इधर भी आते हैं। कांग्रेस को जो त्रिपुट लगाया अभी बात कर रहे हैं, दरअसल ये एक अजीब पैराडॉक्स है जिसमें बीजेपी ने सभी पार्टीज को डाल दिया है कि अब आप उनके एजेंडा के साथ काम करेंगे। तो उद्धव ठाकरे जिस दिन से कांग्रेस के साथ आए उस दिन से उनका वो प्लान खत्म हो गया जो उनके पिताजी लेके चले थे 1962 में, तो वो प्लान भी खत्म हो गया। और दूसरा ये है कि कांग्रेस को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरे 5% क्यों कम हो रहे हैं। हम ये तो अवसर नहीं था जिसमें 5% कांग्रेस के ड्रॉप हो, तो नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर ये हालत रही तो भविष्य कांग्रेस का कैसा आप रहेगा। इन आंकड़ों को, वोट प्रतिशत को कैसे एनालाइज करते हैं सर? एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, भारतीय जनता पार्टी का भी लगभग 1% वोट अभी कम दिखा रहा है, वोट परसेंटेज। लेकिन दिलचस्प बात यह कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 26% वोट मिले थे, सीट मिली थी 105। 2024 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को अभी लगभग 25% वोट मिल रहे हैं और सीट बढ़कर हो गई है 126। देखिए, ऐसा है कि इस बारी एक तो क्योंकि 3 पार्टी का जो अलायंस है उसके कारण काफ़ी इंडिपेंडेंट्स भी हैं और इंडिपेंडेंट्स पावरफुल भी हैं, तो मेरे को लगता है कि इस कारण इनका वोट परसेंटेज टोटल कम हुआ होगा। तो ऐसे टाइम पे जहाँ की छः पॉलिटिकल पार्टियाँ कॉन्टेस्ट कर रही हैं, 3 का अलायंस है, तो उसमें इंडिपेंडेंट जहाँ की वो हैं कि इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से तो जो स्ट्राइक रेट है, अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है जैसे मैंने बताया कि वो 90% है, वहीं अगर हम कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 20% है, मतलब 102 में से अभी वो 20 सीटों में वो हैं, आगे हैं। तो ये तो वोट परसेंटेज तो बेसिकली भले ही तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वोट परसेंटेज जैसे बीजेपी का 1% कम हुआ तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज 5% वो है कम हुआ। तो ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है ये मेरे को लगता है कि जो इंडिपेंडेंट और अदर पार्टीज हैं अलायंसेस हैं उसकी वजह से वो कई बार कम होता है क्योंकि आपके वोट ट्रांसफर दूसरे पार्टीज में हो जाते हैं, उसका बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये है और ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो बीजेपी का 1% कम हुआ है लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं। यही पैराडॉक्स है एफपीटीपी सिस्टम का जिसको कई बार लिया जाता है। जैसे बीजेपी ने, आप देखिए यहां पे बीजेपी कई पार्टीज के साथ लड़ रही है, तो एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको बहुत ज्यादा वोट मिल गए तो वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा लेकिन सीट आपकी एक ही निकलेगी। तो ये मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है कि ओवरऑल अगर बेस देखें आप तो उस बीजेपी का इंटैक्ट रहा है और उसके वोट्स ट्रांसफर हुए हैं। मुमकिन है कि कांग्रेस के वोट्स ट्रांसफर हुए हों लेकिन उतना ही उद्धव ठाकरे के वोट कांग्रेस में ट्रांसफर ना हुए हों। ये मेरे ख्याल से एनालिसिस करने की चीज है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने यहाँ पे कह दिया। और खांडेकर साहब का भी एक बार रिएक्शन लेते हैं। खांडेकर साहब, क्या लगता है मनोज जी और सिंह साहब जो कह रहे हैं उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या, उद्धव ठाकरे के कैलकुलेशन और कांग्रेस के कैलकुलेशन को लेकर? देखिए, निश्चित बात है कि इस चुनाव में करीब 50 से 55 इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग पार्टियों से। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी अपने अपने वोटर्स या सपोर्टर्स के जरिए कुछ परसेंटेज वोट इन पार्टीज़ के काटे होंगे। तो ये एनालिसिस तो 1-2 दिन बाद पता लगेगा कि यूबीटी के या शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना थी उसके कितने रिबेल खड़े थे कांग्रेस के। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो सामने दिख रहा है कि करीब 12% ये महाविकास आघाड़ी के वोट्स यदि कम हुए हैं, कांग्रेस के 5 और यूबीटी के 7 जी। तो 12% का झटका कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव में सहन नहीं कर सकती और उसी का चित्र सामने दिख रहा है। इसका एनालिसिस अभी और करना पड़ेगा हमको कि किसको कितना मिला, तो किसका वोट कहाँ ट्रांसफर हुआ, किसको कहाँ झटका लगा। लेकिन मूल बात यह है
कि निश्चित रूप से जो सिंपैथी वोट लग रहा था कि उद्धव ठाकरे को डिनाई किया गया था, बीजेपी द्वारा पार्टी तोड़ दी, तो वो सिंपैथी वोट उनके साथ नहीं गया। सिंपैथी मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस के साथ थी कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बाजू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो एक अनुशासित सिपाही के जरिए जैसा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को आगे लेके जा रहा था। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में देवेंद्र फडणवीस का जो ताकत जो उसने लगाई है, संगठन की जो उसने चातुर्य दिखाया, उसका भी एक रिजल्ट है। और लाडली बहना का भी इसमें, लाडली बहन का भी इसमें बहुत बड़ा लेकिन योगदान इन दिख सब रहा के है। बीच इस चुनाव में एक नेता या एक दल जिसने खुद को बहुत तेजी से बहुत कम वक्त में साबित किया है, वो अजीत पवार भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को लगभग 5% के आसपास वोट मिले थे और 2024 के ही असेंबली इलेक्शन में अजीत पवार की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका वोट प्रतिशत 11% से ज्यादा चला गया। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। सच बोले तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजीत दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है। और मैं सब हमारी बारामती की जनता का पूरे हृदय से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको, उन्होंने दादा का साथ दिया। और खास बात अजीत पवार के लिए है भी कि उनके ये खुद अलग होने के बाद, एक पार्टी के टूटने के बाद अपने दम पर चुनाव आना। लेकिन सिंह सर मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए। गौर से देखिए आप जी, ये भले खुश हो लें, लेकिन आज जो ये रिजल्ट आए हैं, अब अजीत पवार अगर चाहे कि अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले, उनकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी बहुत लंबे 126 आपकी टैली दिखा रही है। मुझे लगता है 130 भी अगर हम मान ले तो अब उसको बहुत कम चाहिए सीटें सरकार बनाने। वो बिहार के जीतन राम मांझी और यूपी के ओम प्रकाश राजभर हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा कहा। ये वो होके रह जाएंगे। अजीत पवार अब वो नहीं होंगे कि अपना वो घुमाए और जो चाहे वो डिक्टेट करे, जो एक जमाने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में किया करते थे। नहीं, वो तो अभी इस चुनाव से पहले भी अडानी के नाम का जो उन्होंने बम फोड़ा और उस पे शरद पवार खामोश रहते हैं। और यही हालत एकनाथ शिंदे की भी होगी, क्योंकि बीजेपी के पास बार्गेनिंग, इन लोगों के पास बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है। यानी आप मान के चल रहे सीएम फेस बदल जाएगा इस बार? बिल्कुल सर, अब तो अगर ना बदले तो बीजेपी की गलती होगी, क्योंकि इतना जनता ने वोट दिया है। अगर इसके 131 और 30 लेने के बाद अगर आप अपना सीएम नहीं रखते तो आप कहीं ब्लंडर कर रहे हैं, जो बीजेपी नहीं करेगी। अनुराग, अजीज खान साहब हमारे साथ है, शुभ्रांशु हमारे साथ है। शुभ्रांशु, आप कुछ कह रहे थे, आपका फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अजीज खान साहब के पास जाऊंगा। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पैनल पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एनके सिंह साहब और शर्मा जी। भैया, मैं त्रिपुंड लगाता हूँ, ये कोई आज पहली बार थोड़े लगाता हूँ। मैं परशुराम का वंशज हूँ यार। तुम्हारे को अगर मौसम और सीजन के हिसाब से लगाना है तो लगाओ, इसका पार्टी से और विचारधारा से क्या लेना देना होता है? नहीं, वो भी परशुराम के वंशज हैं। मुझे देखता है कौशल कांत मिश्रा ने सवाल खड़ा किया था, मेरे दफ्तर के बाहर मंदिर है। ना, 1 मिनट रुकिए, रुकिए। अरे 1 मिनट रुकिए, अरे रुकिए। कौशल कांत मिश्रा कहाँ लगाते हैं भाई? ये लोग व्यापारी आदमी ठहरे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा है कि ज्यादा आप मुगालते में मत रहिए। अभी 5 राउंड की काउंटिंग हुई, 6 राउंड की हुई है, 24 राउंड है। जमीन कुछ और है। सब जिलेबिया और लड्डू सबको बांटने दीजिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ताकत और तंत्र की क्या खूबसूरती होती है, ये सबको दिख रहा है। तो आप 1980-85 के दौर वाले में जाइए, तब डकैत होते थे जो बैलेट बॉक्स लूट लेते थे। आज वही काम टेक्नोलॉजी कर रही है। अगर इसमें कहीं लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र सुरक्षित है, तो उसकी बधाई आपको भी मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। और अगर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है मैं तो बधाई मानिए, आप चाहे इधर से बोलिए, कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए, आपके भी हिस्सों में देश के लोगों को भी खुश होना चाहिए कि कम से कम शुभ्रांशु राय जी और कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपुंड लगाकर आने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हो रहे हैं। आप गलत हमें फहमी इस बात पे कर रहे हो ना, क्रिटिसाइज थोड़ी मिश्रा। कर रहे हैं, हम तो आपका आप सम्मान कर रहे हैं। लगाना छोड़ दिया क्योंकि आप व्यापारी नहीं, हो गए हो। गलत फहमी नहीं, हम अरे सिर्फ सुनिए ये ना, बता रहे अरे हैं कौशल कि मिश्रा, मोदी जी ने जिस आप तरह ब्राह्मण से हो के देश के त्रिपुरा लगाना राजनीति का छोड़ दिए कैनवास क्योंकि आप बदल व्यापारी हो गए हो। दिया, सबको मैं उस पे आना परशुराम का पड़ा। वंशज हूं, अपनी विरासत संभाल के रखा हूं। ठीक है, अरे अंतर सुभ्रांशु नहीं है। सुभ्रांशु जी अंतर और नहीं बहुत है। सारे ब्राह्मण बैठे होंगे, वो बेचारे गिफ्ट में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे मत कहिए सुभ्रांशु जी, चुनाव पर ही चर्चा करते हैं बधाई दे रहा हूं। सर, चुनाव पर ही चर्चा करते हैं। शुभ्रांशु जी चुनाव पर ही चर्चा करते हैं। शुभ्रांशु जी एक चीज मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा अब तक घट चुका है, कुछ तो आपने भी एनालाइज किया होगा, कहां कमी रह गई शुरुआती तौर पर जो आपको लग रहा हो? बहुत संक्षेप में, केवल चुनाव पर रहिए। देखिए अनुराग, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। चूंकि आप जिस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का रेफरेंस देकर अपनी चर्चा कर रहे हो, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हमारे सामने भी खुली हुई है। तो कहीं पे जहां पे 28, 28, 26, 26, 27, 27 राउंड के रिजल्ट आने हैं, वहां पे 5 राउंड, 6 राउंड और हम 7 राउंड पे बैठे हुए। जो वोटों का ट्रेल और मार्जिन चल रहा है वो 2000, 5000, 7000, 12000 और 11000 और 19000 वोटों का। तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, हो सकता है हम सत्ता से दूर आ गए हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर दिख रहा है ये अभी आपको 1.5-2 घंटे बाद ये बदल जाएगा। हमारे ये नंबर्स नहीं होंगे और हमारा वोट परसेंटेज पिछले के मुकाबले बढ़ेगा, क्योंकि हमने जमीन पे वो काम किया है। क्योंकि शुरुआती दौर है और जो इलेक्शन कमीशन के 5-6 राउंड के बाद आ रहा है उसकी आप अपनी चर्चा कर रहे हो। हाँ, बट आप निश्चिंत रहिए, हमारा पिछला नंबर जो था वोटिंग परसेंटेज का, उस पे हम ग्रो करेंगे। ये अभी 1-1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा। सर, हमारे निश्चिंत रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये आप पार्टी के प्रवक्ता, आपकी पार्टी, आपका भविष्य उससे तय होगा। आप निश्चिंत हो, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन एनके सर, आपको तो सर 4-5 दशक का अनुभव है, क्या वाकई इस टैली में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है? और जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तब 12 बज रहे हैं दोपहर के। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ये परिवर्तन होगा। हालांकि स्टेज रहता है, ये बात सही है कि हरियाणा देख के हम लोग को याद है वो लगभग 10 बजे का वक्त था, लेकिन जैसा 10 बजे था और अब 12 बज रहे हैं। 12 बजे तक आमतौर पे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो अगर ये मेंटेन हो रहा है और ये गैप लगातार मेंटेन हुआ, ये डिफरेंस नीचे कभी नहीं आया है। अगर मान लीजिए कि आया है तो 1-2 का आया है, तो मुझे लगता है कि अब शुभ्रांशु जी को भी और सभी को ये मान लेना चाहिए कि जो टैली हम दिखा रहे हैं वो मेंटेन होगी। अब देखना यह है कि वोट परसेंटेज, ये मुमकिन है कि आपने जो स्ट्राइक रेट आपका ना रहा हो, ट्रांसफरेबल वोट्स ना रहे हो, उद्धव ठाकरे के आपकी तरफ ना आए हो, आपके चले गए हो उधर, तो हो सकता है वोट टैली भी कम हो जाए, वोट परसेंटेज आपका कम हो जाए। 5% स्ट्राइक रेट चल रहा है सर उधर बीजेपी का, और ऐसे ही अगर हम उसकी सहयोगी शिवसेना की बात करें तो वो भी, और इन्हीं दोनों के बीच में ये तय होना, हालांकि जिस तरह की टैली है, जिस तरह के नंबर है, उससे स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। लेकिन उसमें भी चलता, अब वो नीतीश कुमार ना बन जाए बिहार के, वो एक अलग बात है, लेकिन तब भी। और जहां तक वो जमीनी काम की बात कर रहे हैं, वो भी तो आना अभी बाकी है, लेकिन वो तो अभी भी आश्वस्त है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये मान लेना चाहिए कि ये टैली रहेगा और अब ये बदलने के चांसेस बहुत रिमोट है। तो अगर हम रेशनली सोचें तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ठीक है, सीटों में हम नहीं आए, हाँ वोट परसेंटेज का अगर है 5% अगर गिरा है तो कांग्रेस को सोचना होगा। लेकिन अगर ये नहीं गिरा है और ये बढ़ा है तो इसमें, क्योंकि टाई अप में हो सकता है कि स्ट्राइक रेट इसलिए भी डिफर करता है कि उनके वोट ट्रांसफर ना हुए। अजीत पवार की जो एनसीपी है वो किस तरीके से जश्न मना रही है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में जश्न मनना शुरू हो गया है। अजीत खान साहब, सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी क्या आपको लगता है कि ये जो नारा बीजेपी ने दिया और खासकर योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, बटेंगे तो